गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्षारीय मृदा धातुओं की रासायनिक गुण। क्षारीय मृदा धातु क्षार धातु की अपेक्षा थोड़ी कम अभिक्रियाशील होती हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो मेन अभिक्रियाएं हैं हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले वायु के साथ अभिक्रिया। क्षारीय मृदा धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी और जो इनका ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है MO। आप क्षारीय मृदा धातु कोई सी भी लो, जैसे मैग्नीशियम ले लिया हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस MO। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होती है ये बहुत मंद गति के साथ अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया की जो क्षमता है वो क्षारीय मृदा धातु में ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं जब वर्ग में, तो ये बढ़ती है। यानी कि बेरिलियम मैग्नीशियम आपका कंपैरिजन कर रहे हो तो बेरिलियम की अभिक्रिया थोड़ी कम है और मैग्नीशियम की थोड़ी ज़्यादा है, तो इनकी क्रियाशीलता इस तरह वर्ग में नीचे आते आते बढ़ती है। बेरिलियम सबसे कम अभिक्रियाशील, मैग्नीशियम थोड़ा ज़्यादा, कैल्शियम और अधिक, सो ऑन। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड बनते हैं, क्षारीय मृदा धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं उनके गुणधर्म इस प्रकार हैं कि बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वह सहसंयोजक हैं, लेकिन बाकी सभी तत्वों के जो ऑक्साइड हैं वो आयनिक प्रकृति के हैं। ठीक है, पूरे वर्ग में पहला मेंबर बेरिलियम, उसका ऑक्साइड सहसंयोजक है और रिमेनिंग जितने भी हैं उनके ऑक्साइड आयनिक है। क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति देखते हैं तो वो ग्रुप में नीचे आते आते बढ़ रही है। बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दुर्बल क्षारीय, कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा प्रबल, सो ऑन। ठीक है, इसके उभयधर्मी प्रभाव को दिखाने के लिए यह अभिक्रिया लिख के दिखाई हुई है। पहले इसका क्षार से अभिक्रिया और ये इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया। उभयधर्मी वो होता है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जल से क्रियाशीलता। क्षारीय मृदा धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। ये क्रियाशीलता भी वर्ग में नीचे आते आते बढ़ती है, तो बेरिलियम सबसे कम क्रियाशील और बाकी सब थोड़े अधिक क्रियाशील। ठीक है, इसके हाइड्रोक्साइड्स के गुणधर्म, इसके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है और इनका क्षारीय गुण इस प्रकार बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये लवण बनाएंगे। जैसे हमने HCl लिया अम्ल, तो यहाँ पर लवण क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब ये जो अभिक्रिया है ये बहुत जल्दी से, बहुत तेज स्पीड से होती है। कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की जो अभिक्रिया है वो तो विस्फोट के साथ होती है, इतनी ज़्यादा अभिक्रिया है वो। बेरिलियम बहुत मंद गति से करता है, मैग्नीशियम बहुत शीघ्र, और उसके बाद जितने भी है वो इतनी तेज गति से अभिक्रिया करते हैं कि विस्फोट, ठीक है, विस्फोट की तरह से अभिक्रिया होती है। हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हैलाइड्स बनाएंगे धातु, क्षारीय मृदा धातु हैलोजन, ये बन गया आपका हैलाइड। सिंपल। तो इसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो क्षार धातुओं की अपेक्षा थोड़ी सिंपल हैं। रासायनिक गुण। नेक्स्ट नाइट्रोजन से अभिक्रिया। नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनेगा। ये इक्वेशन लिख के दी हुई है सिंपल। बेरिलियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स अस बेरिलियम नाइट्राइड। ओके, ऐसे ही आपका जितने भी धातु होंगे वो सब इसकी अभिक्रिया करते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं, लेकिन ग्रुप वाइज ये अभिक्रिया घटती है।
तो अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी उन सब में बढ़ रही थी। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करते समय ग्रुप वाइज आपका बेरिलियम सबसे अधिक क्रियाशील है और मैग्नीशियम कैल्शियम आगे जाते जाते बेरियम तक ये अभिक्रियाशीलता घट रही है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्राइड्स बनाएंगे। ठीक है, अब इन हाइड्राइड्स में भी बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड आपके सह संयोजक प्रवृत्ति के हैं और जितने भी बाकी सब हाइड्राइड्स हैं वर्ग में वो सब आयनिक प्रकृति के हैं। आप ये मार्क कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड को हम हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। अपचायक गुण, अपचायक गुण इसलिए क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता की वजह से क्षारीय मृदा धातुएं अपचायक की तरह से अपचायक के गुण दर्शाती हैं। बेरिलियम से बेरियम की ओर जाते हुए अपचायक गुण बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट द्रव अमोनिया से अभिक्रिया। द्रव अमोनिया वाला हमने पीछे भी पढ़ा था क्षार धातु में, अगर आपको याद हो। जब द्रव अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो उस विलयन का रंग गहरा नीला हो जाता है इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि गहरा नीला क्यों हो जाता है, तो आपको ये इक्वेशन लिख के दिखानी है और क्योंकि इसमें अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण इसका रंग गाढ़ा नीला हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका चेक पॉइंट 19.2 है बेटा। अब आप इसको रीड करना, जितनी रासायनिक गुण आपने पढ़े हैं उस पर आधारित इसका चेक पॉइंट 19.2 है, इसको आप रीड करेंगे। अगला आता है क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातुओं, जो हमने दोनों पढ़ ली है, इनका तुलनात्मक अध्ययन। अब मैं आपको दोनों अलग अलग बता चुकी हूँ, इसलिए इनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, इसको शॉर्ट में दे रखा है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ के देख लेना। ये सारे आपके जो पीछे पढ़ चुके हो उसी को इन्होंने एक बार टेबल के फॉर्म में बना दिया। चलिए, नेक्स्ट आता है बेरिलियम का असंगत व्यवहार। असंगत व्यवहार के बारे में मैंने आपको बताया था। असंगत व्यवहार क्या होता है कि पूरे वर्ग का जो सबसे पहला मेंबर है वो बाकी सभी वर्गों से भिन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहली बात, इनकी आयनिक त्रिज्या या जो इनका आकार है वो बहुत छोटा होता है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है और इनके पास रिक्त डी कक्षक नहीं होते। अब किसी बच्चे ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी थी, डी कक्षक ही हमने बोला है, एफ कक्षक के बारे में क्यों बात नहीं करी है? बेटा जब आप, मैंने पहले क्लास में भी क्लियर कर दिया है, मैं एक और बार बता रही हूँ, जब आप बेरिलियम से मैग्नीशियम तक गए तो डिफरेंस डी का ही आता है। एफ तो मैग्नीशियम के पास भी नहीं है, बेरिलियम के पास भी नहीं है। ठीक है, तो डी कक्षक ना होना अलग है, एफ वाला कंपैरिजन तो लास्ट में जाके आपके पास बेरिलियम के पास जाके दिखता है। तो असंगत व्यवहार जो होता है मतलब बाकी सबसे डिफरेंट। तो मैग्नीशियम ऑनवर्ड्स जितने भी मेंबर हैं उन सब के पास डी कक्षक है और बेरिलियम के पास डी कक्षक नहीं है, इसीलिए वो कुछ असंगत व्यवहार दिखाता है। और असंगत व्यवहार के फिर यहाँ पे उदाहरण दे रखे होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। आपको कोई से भी 5-6 उदाहरण प्रिपेयर करने हैं अपनी चॉइस से। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बेरिलियम के असंगत व्यवहार से आप क्या समझते हैं, ऐसा व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, और इसको आप 2-3 अभिक्रिया उदाहरण के फॉर्म में दीजिए। तो उदाहरण आपकी मर्जी है, आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विकर्ण संबंध। ये भी हम क्षार धातु में पढ़ चुके हैं। विकर्ण संबंध क्या होता था कि अपने से अगले ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ समानता। तो बेरिलियम हमारा ग्रुप 2 है, उससे नेक्स्ट हमारा ग्रुप 13 में जो सेकंड मेंबर आता है वो है एल्यूमिनियम। बोरोन के पास एल्यूमिनियम है ना, जब अगर आपको आवर्त सारणी याद हो तो बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ कुछ समानताएं दिखाता है और इस समानता दिखाने की क्षमता को हम बोलते हैं विकर्ण संबंध।
अब क्या क्या समानताएं दिखाता है, अगेन इसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है आपकी बुक में। आई थिंक 14-15 विक्रियाएं दे रखी हैं या ज़्यादा ही। इसमें भी आप अपनी मर्जी से कोई से भी 4-5 प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। जैविक महत्व और उपयोग, इसके क्वेश्चन सिंपल होते हैं बेटा, ये आपको समझाने वाली बातें ही नहीं है, ये जस्ट रीड करके पता चल जाएंगे। चेक पॉइंट 19.3, इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए अब ये आपका वर्क होगा। चेक पॉइंट 19.3, चेक पॉइंट 19.3 के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्षारीय मृदा धातु के यौगिक। इसमें बेटा कोविड की वजह से आपके टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड डिलीटेड है, कैल्शियम कार्बोनेट डिलीटेड है, चूना, चूना के पत्थर, इनके औद्योगिक उपयोग, इनके निर्माण, ये सब आपके डिलीटेड है। मैग्नीशियम, कैल्शियम के जैविक महत्व भी डिलीटेड है। ओके, तो ये भी नहीं करना। फाइन, ठीक है, मैंने सिलेबस से देख लिया, ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपका एस ब्लॉक चैप्टर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये भी चैप्टर आपके हाफिलिज में इंक्लूड होगा। ठीक है, इस चैप्टर को सब लोग प्रिपेयर करेंगे। और कल सैटरडे है, सैटरडे को आपकी वर्कशीट की तरह से इस पूरे चैप्टर के चेक पॉइंट्स सॉल्व कर लीजिएगा। प्रॉब्लम्स होगी तो मुझसे पूछ लेना। ओके।